नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की कक्षा 6 का चैप्टर 1। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने सूर्यास्त के बाद में आसमान को देखा होगा कि आसमान कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद होता है क्या, जैसे सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद आप आसमान में देखते होंगे तो आसमान आप में आपको एक दो चमचमाते हुए टिमटिमाते हुए बिंदु दिखते होंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है तो फिर आपको अनगिनत ऐसे चमकीले बिंदु आसमान में दिखने लगते हैं। और फिर आप जब थोड़ी रात होती है, अंधेरा होने लगता है, सूर्यास्त को और ज़्यादा थोड़ा समय हो जाता है, तो ये चमकीले टिमटिमाते हुए बिंदुओं से पूरा आसमान भर जाता है। और जब आप ऊपर देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आसमान, ये जो चमकीले बिंदु हैं, इनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि जो आसमान है वो हीरो से जड़ा हुआ है। मतलब इतना खूबसूरत लगने लगता है सूर्यास्त के बाद में रात होते होते आसमान। इसी तरह से आप चंद्रमा को भी प्रतिदिन देखते होंगे। चंद्रमा भी आपको चमकीला सा, एकदम चमकदार दिखता है, बड़ा सा। और चंद्रमा हर एक महीने में पूरा चंद्रमा दिखता है, उसे बोलते हैं पूर्णिमा वाला दिन। पूर्ण चंद्रमा वाला दिन, पूर्णिमा। महीने में एक बार ऐसा दिन आता है चंद्रमा का जिस दिन चंद्रमा पूरा चंद्रमा दिखता है, पूरा चमकता हुआ अपने पूरे आकार में दिखता है। हालांकि हर दिन चंद्रमा का आकार और आकृति बदलती रहती है। इसके बाद में क्या होता है कि चंद्रमा जैसे पूर्णिमा हो गई, फिर 15 दिन बाद अमावस्या वाला दिन आता है। तो अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि अगर आसमान साफ हो, जिस दिन अमावस्या होती है, पूर्णिमा आती है, चंद्रमा पूरा दिखता है, फिर 15 दिन बाद जब आप देखते हैं कि चंद्रमा कम दिखने लगता है, बहुत ना के बराबर दिखने लगता है, तो आप देखते होंगे कि आसमान में अगर आसमान साफ है, खुला हुआ है, मौसम खराब नहीं है, बादल वगैरह नहीं है, तो आप देखेंगे कि जो पूरा आसमान है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मतलब जो ये चमकीले जो बिंदु दिख रहे थे आपको सूर्यास्त के बाद में, वो और ज़्यादा उस दिन क्लियर दिखते हैं, अमावस्या वाले दिन। तो दोस्तों, सवाल यही है कि ये सब जब आप देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद में या फिर अमावस्या वाले दिन में या फिर जिस दिन आसमान साफ होता है रात में, तो ये चंद्रमा चमकता हुआ, ये चमकीले जो बिंदु हैं टिमटिमाते हुए, ये आपको रात के समय में ही क्यों दिखते हैं, ये आपको दिन के समय में क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि आपने दिन में भी देखा होगा आसमान की तरफ। पहली बात तो आसमान की तरफ दिन में अगर सूर्य निकला है तो देख पाना आसान नहीं होता है। लेकिन ये सारे टिमटिमाते चमचमाते चंद्रमा और जो ये बिंदु टाइप के पूरे आसमान में दिखते हैं, ये आपको दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? तो दोस्तों चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं समझना। तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड क्या होता है। इन सभी के बारे में चैप्टर 1 एनसीईआरटी में बताया गया है। तो चलिए हम डिटेल से एकदम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है दोस्तों, तो उसके प्रकाश के कारण रात में जो चमकने वाली वस्तुएं हैं ना, उनको हम दिन में नहीं देख पाते हैं। हालांकि जो रात में जो वस्तुएं चमक रही हैं, चंद्रमा तारे, वो सब अपनी जगह, जो रात में जिस जगह थे वो उसी जगह पर दिन में भी मौजूद रहते हैं। लेकिन दिन में होता क्या, जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, तो उस तेज प्रकाश के कारण जो रात में चमकने वाली वस्तुएं हैं वो हमें दिन में नहीं दिख पाती हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो रात में आसमान में चमकने वाली जितनी जो वस्तुएं हमें दिखती हैं वो सभी खगोलीय पिंड होते हैं। अब खगोलीय पिंड में भी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनके आकार बहुत बड़े होते हैं, जो अपने आप में गर्म होते हैं, गैसों से उनका निर्माण होता है और अपनी खुद की उनकी ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग प्रकाश और ऊष्मा को सर्जित करते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए जो ये सूर्य है, सूर्य एक तारा है क्योंकि सूर्य की अपनी प्रकाश है, सूर्य की अपनी ऊष्मा है, आकार में ये इन सभी से बड़ा है। आप देखेंगे जितना जो ये सौर परिवार के जो ये ग्रह दिख रहे हैं, सदस्य दिख रहे हैं, इन सबसे सूर्य बड़ा है और इसकी खुद की ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सूर्य में। तो सूर्य एक ऐसा खगोलीय पिंड का उदाहरण है जो एक तारा है। क्लियर? इसके बाद में आसमान में भी हमें जितने दिखते हैं, जो तारे दिखते हैं, तो वो भी सूर्य के तरह ही वो भी एक तारे हैं। लेकिन
हमें सूर्य की तरह उनसे गर्मी महसूस नहीं होती, ना हमें उनसे बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, ना हमें बहुत ज़्यादा उनसे ऊष्मा मिलती है। तो उसका एक वजह है कि वो हम जहाँ पृथ्वी में रहते हैं तो हमसे बहुत बहुत दूरी पर हैं, वो बहुत दूरी पर स्थित हैं वो तारे। इस वजह से हमें उनका प्रकाश, उनकी गर्मी और आकार में भी हमें छोटे दिखते हैं। जैसा आपने एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को। वही हवाई जहाज जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको वो हवाई जहाज का जो साइज है, बहुत बड़ा हवाई जहाज देखने को लगता है। लेकिन जब आप उड़ते हुए हवाई जहाज को आप आसमान में देखते हैं दूर, तो वही हवाई जहाज आपको जब आप उसको सामने से देख रहे होते हैं तो वही बड़ा हवाई जहाज आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होता है। तो इसी तरह से जितने जो आसमान में तारे दिखते हैं, वो तारे हमसे बहुत दूरी होने के कारण वो हमें छोटे छोटे दिखते हैं। हालांकि उन तारों का साइज बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से हमारा जो सूर्य है बहुत बड़ा है, बहुत दूरी पर होने के बाद भी हमें सूर्य के बहुत ज़्यादा प्रकाश महसूस नहीं होता, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा है सूर्य के अंदर। लेकिन सूर्य भी हमसे बहुत दूरी पर है, लेकिन उनसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है जिन तारों का प्रकाश हम तक आ नहीं पाता, जो हमें टिमटिमाते हुए बिंदु जैसे दिखते हैं ना, तो उनसे सूर्य पास में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं और तारा किसे कहते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, तारों के पास में इनका प्रकाश होता है, जिसमें वे बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश ऊष्मा को सर्जित करते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ग्रहों के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो ग्रह होते हैं उनका खुद का कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे प्रकाश और ऊष्मा के लिए तारों पर निर्भर रहते हैं, उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी ग्रह तो है, क्योंकि पृथ्वी के पास कोई खुद का प्रकाश नहीं है, खुद की ऊष्मा नहीं है। अगर उसको ये सब चाहिए तो हमें प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है। सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। इसके बाद में जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अगर सबसे निकटतम कोई तारा है तो वो कौन सा तारा है? वो सूर्य है। सूर्य हमारे सबसे नज़दीक में है और सूर्य एक तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक में अगर कोई तारा है तो वो है सूर्य। इसके बाद में जिस तरह से हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं, मतलब हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, और पृथ्वी से जब हम रात के समय जब हमें चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा हमें चमचमाता हुआ दिखता है, एकदम चमकदार। तो इसी तरह से अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे, मतलब सपोज मान लीजिए कि आप चंद्रमा पर पहुंच गए और चंद्रमा से आप पृथ्वी को देख रहे हैं, तो आपको सेम जिस तरह से चंद्रमा चमकदार दिखता है, तो वैसे ही हमारी पृथ्वी भी आपको चमकदार देखने को मिलेगी। अब जानते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं चंद्रमा, ये हमारी पृथ्वी, ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। इसी तरह से जो हमें चंद्रमा देखते हैं हम जब आसमान में रात के समय, तो ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? उपग्रह किसे कहते हैं? तो ऐसे खगोलीय पिंड मतलब चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जो भी ऐसा पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह। तो उपग्रह की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। इसी तरह से ये जितने भी जो आपको दिख रहे हैं ग्रह, सूर्य है, और हमारे जो सूर्य है सौरमंडल है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, और उस सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून।
तो ऐसे 8 ग्रह हैं हमारे सूर्य के साथ में और ये मिलके सौर परिवार बनाते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अब इसके बाद में अभी हम बात कर रहे थे, वापस आते हैं टॉपिक पे, उपग्रह की बात कर रहे थे कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह आपको क्लियर हो गया कि ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, मतलब पृथ्वी के ऐसे आसपास कितने खगोलीय पिंड हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का एक खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के पास एक ऐसा उपग्रह है सिर्फ चंद्रमा। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि हमारी जो पृथ्वी है उसके कितने उपग्रह हैं, तो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके बाद में हम बाकी सबको भी देख लेते हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि बुध के कितने उपग्रह हैं, एग्जाम में पूछा जाता है परीक्षा में कि बताइए कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। आपसे पूछ लिया बुध के कितने उपग्रह हैं, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कट कर देना। शुक्र का आपसे पूछ ले तो आप बता देना शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में पृथ्वी का यदि आपसे पूछते हैं पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के आप बता देना पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, जिसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद में आता है मंगल। तो मंगल ग्रह के खुद के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक हो गया पृथ्वी का और मंगल के हो गए 2 उपग्रह, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति का आपसे पूछ लिया जाए तो बृहस्पति का आप बता देना बृहस्पति के 53 उपग्रह हैं। शनि के कितने हैं, शनि ग्रह के भी उपग्रह हैं, तो कितने उपग्रह हैं इसके जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 53। इसी तरह से बृहस्पति के भी 53 उपग्रह हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यूरेनस, तो यूरेनस का भी आप देख लो, यूरेनस के 27 उपग्रह हैं, नेपच्यून के 13 हैं। तो ये सबकी संख्या लिख दी यहाँ पर। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके स्कूल में पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो आप बता दीजिएगा एक ही उपग्रह है चंद्रमा। इसी तरह से मंगल के 2, बृहस्पति के 53, शनि के 53, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं। और ये सभी ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उपग्रह किसे कहते हैं और उनके कितने उपग्रह हैं, ये भी आप उसे अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, सूर्य हो गया, ये 8 ग्रह हो गए, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी को, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सूर्य जो है, ये हमारा जो सूर्य है ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ देखिए मैं रफ एक बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए सूर्य है हमारा और ये हमारे जो 8 ग्रह हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य जो हमारा है वो यहाँ केंद्र में स्थित है, मतलब इस सौर परिवार में सूर्य, 8 ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिला के सौर परिवार बनता है। और इन सौर परिवार में जो सूर्य है इस सौर मंडल का मुखिया है। तो मुखिया सेंटर में, एकदम केंद्र में है और इसके चारों तरफ ये सभी ग्रह ऐसे परिक्रमा लगा रहे हैं। अब इसके बाद में अगली चीज क्या है, जो सूर्य है वो पृथ्वी के, मतलब जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा, भी हमने पढ़ा था जस्ट, सबसे नजदीक का तारा। इसके बाद भी हमें इसका जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है वो बहुत तेज प्राप्त नहीं होती है। तो उसकी एक वजह है, पास में तो है लेकिन कितना पास में, बाकी के जो जितने तारे हमें दिखते हैं आसमान में तो उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उनसे ये पास में है। कितना पास में, अगर सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि कितना पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है, तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य हमारी पृथ्वी से दूरी पर है। और अगली चीज ये कि अगर सूर्य ना हो, मतलब जितने ये जो 8 ग्रह दिख रहे हैं ना, इन सभी पे प्रकाश हो या फिर ऊष्मा हो, इन सभी का जो एकमात्र सोर्स है सौरमंडल में वो है सूर्य। मतलब जिस दिन अगर सूर्य ना निकले या सूर्य मान के चलिए तो आप सूर्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो अभी जो होता है ना दिन और रात होती है, तो दिन होना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, फुल टाइम रात ही रात रहेगी, फिर जीवन यापन करना ही संभव नहीं होगा।
सारी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। तो आप सोचिए कि सूर्य की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो खुद अकेला उसकी ऊष्मा और प्रकाश की वजह से ये जितने जो 8 ग्रह हैं इन सभी को लाइट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। इसके बाद एकमात्र पृथ्वी पर जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीव रहते हैं, तो अगर वहाँ सूर्य की रोशनी ना आए तो उन सभी जिंदा रहना संभव नहीं है, सभी की डेथ हो जाएगी। लेकिन बाकी में तो खैर जीवन है ही नहीं, तो उसका कुछ है ही नहीं ज़्यादा ऐसा। लेकिन पृथ्वी पर जीवन है, वहाँ पे जीव रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ इंसान रहता है, वहाँ जानवर रहता है, तो उन सभी को प्रकाश और ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो उसका एकमात्र सोर्स है सूर्य। अब देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों एवं उपग्रहों, मतलब ये सारे ग्रह हैं, इन सभी के अपने अपने उपग्रह, इनके अलावा भी एक खगोलीय पिंड ऐसा होता है जिसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा? तो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, मतलब सूर्य के चारों ओर ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, फिर उपग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का चंद्रमा है वो भी चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे सभी अपने अपने ग्रहों के उपग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इनके अलावा तीसरी चीज होती है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या है? तो वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पिंडों, असंख्य पिंड होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, ये 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति। इनके बीच की जो ये कक्षा है, इसके बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड, ये आपको दिख रहे हैं ऐसे असंख्य छोटे छोटे पिंड, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा ये भी कर रहे हैं। जिस तरह से ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि परिक्रमा ग्रह भी कर रहे हैं, उपग्रह भी कर रहे हैं, है ना, चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह भी परिक्रमा सूर्य की कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये बहुत छोटे होते हैं। ग्रह देखिए आप बड़े दिख रहे हैं ना, सब बड़े साइज के हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये ऐसे असंख्य होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, ये किसी समय में, किसी जमाने में इन्हीं ग्रहों का भाग था। जो ये ग्रह है ना, तो इन्हीं ग्रहों का भाग था। अब इनसे अलग कैसे हुए? तो ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि कभी किसी जमाने में कोई विस्फोट हुआ होगा, बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ होगा, तो उस विस्फोट में इन ग्रहों से ये टूट करके छोटे छोटे असंख्य पिंड इस कक्षा के बीच में आ गए, मंगल और बृहस्पति के, और ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने लगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है, तो सूर्य में खुद की एक ग्रेविटी होती है, खुद में एक आकर्षण होता है। सूर्य में आकर्षण होता है, एक पावर होती है खींचने वाली, खिंचाव वाली पावर होती है। तो खिंचाव वाली पावर है, तो उसी वजह से ये जितने जो ग्रह हैं, यहाँ पे हमने देखा था ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो जितने भी खगोलीय पिंड है, ग्रह उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, सभी परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? इधर उधर क्यों नहीं जा रहे हैं? सब सूर्य के आसपास ही क्यों घूम रहे हैं? उसकी वजह है कि सूर्य के अंदर क्या है? पावर है। सूर्य के अंदर एक खिंचाव वाली, अट्रैक्शन वाली पावर है। उस बल के कारण सूर्य ने इन सभी को अपनी ओर खींच के रखा है। तो ये सूर्य से दूर नहीं होते हैं ग्रह उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड अभी हम पढ़ेंगे। इन 3 खगोलीय पिंड को हमने पढ़ लिया है। तो ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद में आप अगली चीज देखिए, उल्का पिंड क्या होते हैं। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? फिर से, उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है? असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं वो। मतलब यहां पर क्या है? छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, दोनों में डिफरेंस है। पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो कितने होंगे? छोटे छोटे टुकड़े। इसके बाद में क्षुद्र ग्रह, ये पिंड है,
ये ग्रहों से टूटे हुए पिंड हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो बात हो रही है उल्का पिंड की। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं उल्का पिंड। अब जो उल्का पिंड है वो सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं जैसे बाकी के अन्य ग्रह लगाते हैं। अब इनमें होता क्या है कि कई बार जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं सूर्य के उल्का पिंड, तो कई बार जो ये पत्थरों के टुकड़े हैं ये पृथ्वी के संपर्क में भी आ जाते हैं। मतलब पृथ्वी पे के संपर्क में आते हैं, और पृथ्वी पे वायु है तो वायु के जैसी संपर्क में आते हैं, तो इन पत्थरों में आग लग जाती है। तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो एकदम चमकदार सी चीज दिखती है नीचे गिरती हुई और एकदम से बुझ जाती है। इसी तरह से कई बार जब ये उल्का पिंड मतलब जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब ये हवा के संपर्क में नहीं आकर के इनमें आग नहीं लग पाती है, तब क्या होता है, तब ये आके पृथ्वी पर डायरेक्ट गिर जाते हैं। तो वहां उस जगह पे कोई गड्ढा वगैरह बन जाता है पृथ्वी पर। और इसके पीछे कई अंधविश्वास भी है। हमने बचपनों में कहानियां सुनी होंगी कि जब हम अपने गांव वगैरह जाते थे, खुले आसमान के नीचे लेट रहे रात में, खैर अब तो नहीं होता होगा लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे समय में तो जब गांव जाया करते थे खुले आसमान को निहारते थे रात के समय, सोते समय छत पर, तो रात में ऐसे तारे टूटते हुए दिखते थे, तारे टूटते हुए दिखते थे, उनकी आग एकदम नीचे आ रही हो फिर बुझ जाती थी। तब कहा करते थे कि जो भी आपको अपना ड्रीम मांगना हो तो अपना टूटते हुए तारे से ड्रीम मांग लो, पूरा हो जाएगा। एक और अंधविश्वास चलता था, जब एक और चीज कहते हैं इसी के बारे में, जब उल्का पिंड टूट के चमकता हुआ नीचे गिरता है तो इसके बारे में एक चीज और कही जाती है कि अगर कोई ऐसा चमकती हुई चीज नीचे गिर रही है, मतलब तारा गिर रहा है, जबकि वो तारा नहीं गिर रहा, उल्का पिंड गिर रहा है, तो उसे कहते थे कि अगर कोई तारा टूटता हुआ तारा गिर रहा है तो मतलब आज किसी की डेथ हुई है, या किसी की डेथ हुई है तो किसी की आत्मा जा रही है ऊपर। तो इस तरह के अंधविश्वास से भरी बातें हुआ करती थी पहले। लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक आधार है और जो सच्चाई है वो ये कि ये उल्का पिंड है, मतलब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में जो हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। और जब ये परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, पृथ्वी पे जो वायु है, हवा के संपर्क में वो पत्थर आते हैं तो उनमें आग लग जाती है। फिर वो हमें जो पत्थर है वो चमकता हुआ दिखता है, और जब वो पत्थर में आग नहीं लग पाती तो वो सीधे आके पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी पर गड्ढा हो जाता है। तो ये हो गया उल्का पिंड। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज हम जानेंगे कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आपने जब खुला आसमान आप देखना, आपने देखा होगा खुले आसमान, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप ध्यान से देखना रात के समय, जिस दिन मौसम साफ हो, बादल ना हो, बारिश वाला दिन ना हो, उस दिन आप रात में देखेंगे कि आसमान में तारों के बीच में आपको एक सफेद पट्टी का एक चौड़ा सा रास्ता आपको दिखेगा। एक सफेद पट्टी का चौड़ा सा चमकदार रास्ता दिखेगा। उस सफेद पट्टी में लाखों तारे होते हैं। उस सफेद पट्टी में लाखों तारे होते हैं। सफेद पट्टी का रास्ता बना होगा उसमें लाखों तारे होते हैं, और वही सफेद पट्टी जो है उसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। उसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। और जो हमारा सौरमंडल है, सूर्य, 8 ग्रह, ये उसी आकाशगंगा का एक भाग है। अब सवाल आता है कि जो आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा कैसे पड़ा? तो प्राचीन भारत में एक कल्पना है, एक कल्पना की थी कि आकाश में एक प्रकाश की नदी बह रही थी। आकाश में एक प्रकाश की नदी बह रही थी, तो उसी नाम पर इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा। ठीक है, तो आकाशगंगा आपको क्लियर हो गया। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो देखिए आप, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब अभी हमने पढ़ा आकाशगंगा, आकाशगंगा में करोड़ों तारों, मतलब एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ब्रह्मांड कैसे बनता है? लाखों आकाशगंगाएं, मतलब एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं, और एक ब्रह्मांड मतलब आकाशगंगा से भी बड़ा है। तो ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड
कितना बड़ा है इसकी कल्पना कर पाना अत्यधिक कठिन काम है। मतलब इसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। असीमित, मतलब देखा जाए एक तरीके से तो हम बहुत छोटे से ग्रह में रह रहे हैं, पृथ्वी में, हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन एक आकाश गंगा में ही करोड़ों तारे होते हैं और ब्रह्मांड में ऐसी लाखों आकाश गंगाएं होती हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सोचेंगे ना तो अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है, मतलब कुछ देखा ही नहीं है, हम तो अभी पृथ्वी पर ही हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के सामने अगर देखा जाए, लगाया जाए कि कितनी बड़ी है, तो कुछ नहीं है पृथ्वी बहुत ही मिनिमम साइज होगा पृथ्वी का, बहुत ही मिनिमम साइज होगा। तो ब्रह्मांड असीमित है और इसकी कल्पना कर पाना कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड, ये तो बहुत ही अत्यधिक कठिन काम है। और ये काम वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक जुटे हुए हैं इस काम में, लेकिन वो भी मतलब उनसे भी बाहर है कि ये समझ पाना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। क्योंकि अभी हम इन 8 ग्रहों तक सीमित हैं, इनमें भी अभी पूरे तरीके से हम चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं। पृथ्वी हो गया, इसके बाद में मंगल हो गया, बृहस्पति, और आसपास तो हम ज़्यादा समझ नहीं पाए कि किस में क्या चल रहा है। तो ब्रह्मांड असीमित है, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड।